हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कि वो कौन कौन सी नीतियाँ लेके आए भारत में रूल करने के लिए। तो ये मॉडर्न इंडिया का फेज ही चल रहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो ये यहाँ से बड़े क्वेश्चन हमारे एसएससी, सीडीएस, एनडीए और जो पीसीएस और रेलवे के एग्जाम रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जो पॉलिसी लेके आए वो कौन सी पॉलिसी लेके आए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कि ये क्या था, स्थायी बंदोबस्त था। कि जो गवर्नमेंट थी वो एक पॉलिसी लेके आई जिसके अकॉर्डिंग क्या था, सुनते रहना ढंग से। कि इसमें क्या था कि जो बंगाल था, बिहार था और जो उड़ीसा था, उसके जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस एंड द नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मद्रास के द्वारा, लॉर्ड जो क्रॉनबिल्स थे उनके द्वारा 1793 में ये जो सेटलमेंट थी, ठीक है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अब पेपर में क्वेश्चन में क्या रहेगा कि जो हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट थी वो किसके द्वारा लाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड क्रॉनबिल्स जो थे, जिनको इसका पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है किसका, परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा का। एक्चुअल में जो बंदा था जिसने इस परमानेंट जो सेटलमेंट थी उसका जो प्लान दिया था, जो प्लान बताया था, उसका नाम था जॉन शोर। जो जॉन शोर था उसने इस जो सेटलमेंट था, ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी, उसने बताया था। और बाद में इसको जो लॉर्ड क्रॉनविल्स थे, जो गवर्नर थे किसके, बंगाल के, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करा था। तो अगर कोई पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड क्रॉनविल। अगर कोई पूछेगा कि किसने इसके बारे में बताया था, कौन लेके आया था, तो बंदे का नाम है जॉन सोरो। ठीक है जी। और जो हमारे पास एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो पहले कहाँ कहाँ आई, तो ध्यान से देखना। बंगाल में आई, बिहार में आई और उड़ीसा। और जो बनारस के, जो बनारस डिस्ट्रिक्ट था उस पे, और जो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट था मद्रास का, वहां पे। तो पेपर में जैसे आपके पास ऑप्शन देख के रखी होगी कि इसमें से कहाँ पे नहीं आई परमानेंट सेटलमेंट। तो जो अगर लिख दिया बॉम्बे, तो बॉम्बे में नहीं थी। तो आपको पता है बंगाल में थी, बिहार में थी और उड़ीसा में थी। तो ये आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कि इस जो सेटलमेंट थी इसके अकॉर्डिंग था क्या। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जो हमारे पास जिम्मेदार होंगे उनको भूमि का मालिक, मतलब उनको ओनर बना दिया गया, किसका, जमीन का। परंतु क्या कहा गया कि उनके पास 1/11 जो हिस्सा है उसी पे वो उनके पास दिया गया कि वो वहीं से क्या कर सकते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा 1/11 का, वो उनको जाएगा। कि जो जमींदार थे वो, जो उनको भूमि का मालिक बना दिया गया। और कहा गया भाई आपको जो हिस्सा जाएगा वो 1/11, जो जितना भी पैसा, जितना भी यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो आपको जाएगा। और बाकी जो बच गया, कितना, 10/11 जो हिस्सा था जो बच गया, उसको कहा गया वो किसको जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। अब देखिए गवर्नमेंट कितनी चालाक थी, उसने बोला कि भाई आप काम करो, ठीक है, यहाँ से पैसा इकट्ठा करो और हमें दे दो। बस आपको कितना चाहिए, 1/11 ही जाएगा, क्योंकि मेहनत कौन करे, किसान करे। ठीक है, भूमि किसकी, किसानों की। और पैसा किसको जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए कहा कि भाई आप मालिक हो, आप इस पे खेती करो, यहाँ पे जितनी भी फसल होती है उसको उगाओ, और उसका 10/11 जो था वो हमें दे दो। और जो इसमें क्या था कि जो हमारे पास जमींदार थे उनको फ्री कर दिया गया कि वो कितना भी लगान ले सकते हैं, किससे, जो मजदूर होंगे, जो किसान वहां पे काम करेंगे, जैसे साहूकार हुआ करते थे। ठीक है, जो जमींदार थे उनको क्या फ्री कर दिया गया कि आप जितना मर्जी टैक्स यहाँ से कलेक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट उसका 10/11 किसको देना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। और ये कहा गया कि जो मालिक है उनको एक आश्वासन दे दिया गया कि जो भी यहाँ के जमींदार है, जो यहाँ पे गांव में रहते हैं, वो इस जमीन के क्या होंगे, मालिक होंगे। बट एक्चुअल में कुछ नहीं था। जो यहाँ के जो लोग थे, जो खेती करते थे, उनका क्या किया गया, शोषण किया गया, बुरी तरह उनको लूटा गया।
ठीक है जी। ना तो जमींदार को कोई फर्क पड़ता था, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता था, परंतु जो गरीब लोग थे जो उस खेतों में जो काम करते थे उनका शोषण किया गया। मेन जो था परमानेंट सेटलमेंट ये थी। अब परमानेंट सेटलमेंट में देखो चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना हिस्सा जाता था टैक्स का, तो कितना जाता था 10/11 जो हिस्सा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिस्से में जाता था उसका पैसा। ठीक है, और जो मालिक था जो जिम्मेदार था उसको कितना हिस्सा जाता था 1/11। और जो बेचारा गरीब था उसको कुछ नहीं मिलता था, जो जमींदार ने पैसे दे दिए, जो दिहाड़ी वगैरह उसको दे दी, वही उसको मिलती थी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नया सिस्टम आ गया जिसको क्या बोला गया, महलबारी प्रणाली। ठीक है, क्या बोला गया, महलबारी सिस्टम लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस प्रणाली को किसने इंट्रोड्यूस करा, एक इंग्लिश जो अंग्रेज था उसके द्वारा इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1822 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो नॉर्थन वेस्टर्न जो प्रांत हुआ करता था बंगाल का, वहां पे 1822 में इसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो ये एक्चुअल में कुछ नहीं था, ये एक जिम्मेदारी जो प्रथा थी उसका मॉडिफाइड वर्जन था, मतलब उसको उसमें थोड़ा सा सुधार करके उसको लाया गया था। और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया, जो गंगा जो रिवर थी उसकी जो वैली थी वहाँ पे, जो हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविनेंस था वहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में और पंजाब में। इसको बाद में इसको और किसके द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, उस टाइम जो हमारे गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग इन 1822। अब देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा एक नया सिस्टम लाया गया और उस सिस्टम का नाम क्या था, महलबारी सिस्टम। ये कुछ नहीं था तो ये जिम्मेदारी सिस्टम ही, परमानेंट सिस्टम ही था, बट उसका मॉडिफाइड वर्जन था। और इसको किस अंग्रेज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका नाम था होल्ट मैकेंजी। और कब किया गया, 1822 में। और कहाँ पे किया गया, जो हमारे पास जो प्रांत हुआ करता था, उत्तरी पश्चिम जो प्रांत हुआ करता था बंगाल का, वहां पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, पंजाब में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस था वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया 1822 में। तो सबसे पहले किसने किया ये भी बता दिया, और किसके द्वारा, लॉर्ड कौन था जिसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो भी बता दिया। अब इसमें क्या कहा गया कि ये जो महलवारी सिस्टम है, जितना भी पैसे की सेटलमेंट की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, एक महिला हुआ करता था। महिला कुछ नहीं हुआ करता था, एक्चुअल में होता क्या था कि जो जमींदार है या उसके परिवार के या परिवार का जो मुखिया है उसके साथ इस पैसे का, मतलब इस पैसे के बारे में बताया जाएगा। और इसको जो हमारे पास जितने भी समूह के गांव, मतलब जैसे क्या होता था एक ग्रुप हुआ करता था, उन ग्रुप में इस पैसे के बारे में बताया जाएगा। वो ग्रुप पैसे को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और इस संपत्ति को, इस जो ये भी जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उस फिर वो पैसा इकट्ठा होकर उनमें बांटा जाएगा। 1/11 जो है वो उनके पास रहेगा, और 10/11 किसको चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाएगा। ये उन्होंने उसको क्लेम किया था और बोला कि इस जो भूमि है इसका जो असली हकदार होगा वो कौन होगा, जमींदार होगा या परिवार का जो मुखिया होगा वो इसका जमीन का हकदार माना जाएगा। ठीक है जी, ये था महलवारी सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास वेस्टर्न जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वहाँ पे जो गांव गांव थे, गांव का एक समूह में के साथ एक समझौता किया गया। और कहा गया कि उस जो समझौते में जो कम्युनिटी थी उसमें जो स्वामी बनाया गया, जो जमीन का स्वामी बनाया गया उसको क्या कहा गया, ब्रह्म भाईचारा। उसको क्या कहा गया, भाईचारा। क्या बोला गया जी, भाईचारा। और महलाज, और क्या बोला गया, और महलाज जो हुआ करते, जो महलाज कुछ नहीं होते थे, 3-4 गांव को मिलाकर उनकी मुखिया को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता था, उसको बोला जाता था महलाज। ये लिखा हुआ है देखिए, ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब बोला गया कि यहाँ से जो रेवेन्यू होगा वो पीरियोडिकली रिवाइज होता रहेगा, मतलब टाइम टू टाइम हम उसको रिवाइज करते रहेंगे। कि भाई मान लो कि पहले हम यहाँ से 10 रुपये लेते थे, अब हम 2 साल बाद कितने लेंगे, 20 रुपये। अब फिर 4 साल बाद हम इसको फिर रिवाइज कर देंगे तो 30 रुपये लेने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि एक्चुअल में कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं था कि मतलब अगर आपने बोल दिया कि 10 सालों के लिए हम कितने पैसे लेंगे, 10 सालों के लिए हम बस यहाँ से कितना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, 5 रुपये, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। फिर क्या हुआ कि इस सिस्टम, ये जो प्रणाली थी, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके द्वारा बहुत ही फेमस कर दी गई। उनके द्वारा इस प्रणाली को बहुत ही सराहाया गया, लोकप्रिय
बनाया गया और कहाँ उनके द्वारा कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट की गई। आगरा में उनके द्वारा की गई, जो अवध था वहाँ पे वो लेके आए, और उसी की तरह ये कहाँ पे पहुँच गए, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी इन्हीं के द्वारा इस प्रणाली को लॉन्च किया गया। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसके द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था, तो नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उन्होंने कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करा, आगरा में, जो हमारा अवध था, और पंजाब और मध्य प्रदेश। बात समझ में आ गई कि जो महलवारी सिस्टम या प्रणाली था वो किसके द्वारा लाई गई, कौन बंदा था, लॉर्ड हेस्टिंग कौन था, गवर्नर जनरल, जिसके द्वारा कहाँ इंप्लीमेंट की गई, और किसके द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया, और भाईचारा क्या होता है, महिला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद एक देखते हैं। उसके बाद एक सिस्टम आ गया जिसको बोला गया रोटवारी सिस्टम। क्या बोला गया जी, रोटवारी सिस्टम। अब ये रोटवारी सिस्टम क्या था, ये कुछ अच्छा सिस्टम था। इसमें क्या था देखिए, इसको इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, बॉम्बे में, मद्रास में और असम में। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड हेस्टिंग, और बंदे का नाम पूछे जो सबसे पहले जिस बंदे ने इसको इम्प्लीमेंट करा था उसका नाम था मुनरो एंड चार्ल्स। कि मुनरो और चार्ल्स ने सबसे पहले इसको रिकमेंडेड किया था, और इम्प्लीमेंट भी इसी बंदे ने करा था बंगाल में। ठीक है, मुनरो ने 1822 में ही इसको इंट्रोड्यूस करा था। और और जो उस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिनके द्वारा इसको और जगह इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कहाँ थी, बॉम्बे थी, मद्रास थी और असम थी। अब इस जो ये वाला सिस्टम था इसमें क्या था कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। इसमें क्या था, डायरेक्ट जो लेन देन की बात हुआ करती थी, डायरेक्ट सेटलमेंट किया जाती थी, इस व्यवस्था में बंदोबस्त किया जाता था, वो सीधा गवर्नमेंट और जो किसान हुआ करता था उसके बीच में। पहले क्या होता था, जमींदार हुआ करता था, वो बिचौलिया हुआ करता था किसके और किसके बीच में, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बीच में एक बंदा आता जिसका नाम जमींदार था, और उसके बाद कौन आते, जो किसान थे, जो फार्मर्स थे। ठीक है, फार्मर जमींदार के पास जाता, जमींदार गवर्नमेंट के पास जाता। अब क्या हो गया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट से सीधा किसको जाता, फार्मर्स से बात होने लग पड़ी। इसलिए ये जो सिस्टम था ये डायरेक्ट सेटलमेंट थी गवर्नमेंट और किसानों के बीच में। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब ये जो रेवेन्यू था, अब कहा गया कि इस रेवेन्यू को जब हम पैसा इकट्ठा करेंगे या कर लेंगे, वो फिक्स कर दिया गया। मतलब हमने 30 सालों के लिए इसको बोला, 30 सालों से ज़्यादा हम फिक्स नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड दे दिया कि इससे ज़्यादा हम इस रेवेन्यू को, अगर मान लो कि मुझे 100 रुपया लेना है, ठीक है, अगर मुझे इस भूमि से 100 रुपया टैक्स लेना है, वो 30 सालों के लिए मैं यहाँ से 100 रुपया ही लूंगा। इस अब 30 सालों से 35 नहीं होंगे, इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, मतलब इसको बढ़ा देंगे। और वो डिसाइड क्या करेगा कि इस यहाँ की जो जो हमारे पास जो ज़मीन है उसकी जो मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, कि वहाँ पे उपज कैसी होती है, उस पर डिसाइड किया जाएगा कि हम आपसे कितना पैसा लेंगे। दूसरा कि वहाँ पे कौन कौन सी जो फसलें हैं वो पैदा हो सकती हैं, उस पर हम क्या करेंगे, रेवेन्यू डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट था जो रोटवारी सिस्टम हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो डायरेक्ट सेटलमेंट थी किसके और किसके बीच में, किसानों और गवर्नमेंट के बीच में, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम जो भी पैसा, जो भी कर इकट्ठा करेंगे, वो हम किसके बेस पे करेंगे, कि वो वहाँ की जो क्वालिटी है, जो मिट्टी की क्वालिटी है वो कैसी है, और वहाँ पे कौन कौन सी फसलें पैदा हो सकती हैं। मान लो कि किसी किसी गांव, किसी किसान के वहाँ पे क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सेब वहाँ पे पैदा होते हैं, तो उस पे उसका कर अलग होता। अगर किसी के वहाँ नील की खेती ज़्यादा होती है तो उस पर कुछ और होता। तो उस हिसाब से उन्होंने उसको क्या किया था। अब देखिए इसमें क्या था, जो इस प्रणाली में क्या था, जो किसान हुआ करते थे उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो स्थिति थी, वो काफ़ी सुरक्षित होगी, बट क्योंकि बीच में बिचौलिया नहीं था। परंतु ये जो प्रणाली थी, अगर ये जो प्रणाली को बोले, बड़ा ही मतलब कठोर सिस्टम था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई अगर इस प्रणाली के अकॉर्डिंग जो साहूकार हुआ करते थे, जो पैसा कलेक्ट करते थे, उसके बीच में ये जो बंदे जो हमारे किसान थे वो फंस गए। कैसे फंस गए देखिए। अब भाई गवर्नमेंट ने बोला भाई मुझे तो पैसे चाहिए, किसी दिन बीमारी पड़ गई, ठीक है, बारिश नहीं हुई, अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल नहीं होगी, अगर उसकी फसल नहीं होगी तो वो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से देगा। तो गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट ने तो पैसा लेना है तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी से उधार ले लेगा। तो वो जो उधार वाला बंदा था वो कौन था, साहूकार हुआ करते थे।
कि वो पैसे दिया करते थे, भाई आप क्या कीजिए, ये आप मेरे से देखिए, अगर गवर्नमेंट को 50 रुपये देने हैं तो वो वहाँ से 50 रुपये ले लेगा, और अगले साल जैसे बोलेगा कि मुझे अगली जो फसल होगी उसमें 50 रुपये की जगह आपको मेरे को 70 रुपये देने पड़ने। ठीक है, तो ये साहूकार अब अगले साल भी फसल नहीं हुई तो वो 70 के डबल हो जाएंगे, वो इसको चुकाने के लिए भी फिर लोन लेगा। तो वो ये प्रोसेस थी। इसके चक्कर में क्या होगा कि ये जो प्रणाली थी, इससे जो किसान थे वो तो सुरक्षित हो गए, बट इस प्रणाली के अकॉर्डिंग वो किसके चंगुल में आने लग पड़े, जो साहूकार हुआ करते थे, जिनसे वो पैसा लेते थे। ठीक है जी बात। अब क्या हुआ कि इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो हमारे पास इसके अलावा जो सरकार थी वो एक बड़ा जमींदार बन गई, मतलब अब गवर्नमेंट ही क्या बन गई, सब कुछ गवर्नमेंट बन गई, कि अब सब जमीन का लेना देना जितना भी था वो कौन देखती, सरकार देखती, और अपनी इच्छा के अनुसार वो चाहती तो जब मर्जी जो इस कर को बढ़ा सकती थी। और जब किसान, अगर इससे क्या हुआ कि किसानों की जो स्थिति थी वो बड़ी ही दयनीय होगी। ठीक है, कि अब भाई, अब किसान जब गवर्नमेंट को चाहेगा कि मुझे टैक्स बढ़ाना है, अब गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी, मतलब टैक्स बढ़ा देगी। जैसे अभी आपको पता है कि हर एक चीज़ पे जीएसटी लग गया, तो अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, फंड चाहिए, तो वो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। तो उसी तरह जैसे भी किसी भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अगर हमें टैक्स, मतलब किसी, अब अंग्रेजों का ये था कि अगर उनको क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो क्या करते थे, टैक्स को बढ़ा देते थे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हुआ, इन बढ़ती हुई दरों के कारण ये जो प्रणाली थी, ये जो सिस्टम था, परमानेंट सिस्टम, इससे क्या हुआ कि ये इन मतलब दरों की बढ़ने के कारण इस प्रणाली में क्या होने लग पड़ा कि ये इंक्रीज, मतलब हर टाइम इसके जो रेट हुआ करते थे, जो टैक्स हुआ करता था, दरें इसमें बढ़ने लग पड़ी, मतलब परमानेंट सिस्टम आ गया। अब क्या हुआ, इस चक्कर में मतलब क्या होता था कि वो कर का भुगतान नहीं कर पाते थे, करने में विसफल हो जाते थे। तो सरकार क्या करती थी, उनको उनकी जमीन से बेदखल कर देती थी। अगर मान लो कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता, तो 50 रुपये नहीं भर पाता, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसकी ज़मीन को छीन लेती थी और उसको उस ज़मीन से मतलब क्या कर देती थी, बेदखल कर देती थी। बात समझ में आई। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो रोट हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, मतलब रायत का मतलब क्या होता था, किसान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, किसान। जो हमारे पास इसमें क्या था, इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं हुआ करता था, जिससे मतलब कोई भी बिचौलिया नहीं हुआ करता था। इसे क्या कहा गया, जिम्मेदारी सिस्टम कहा गया। ये कौन थी, एक जिम्मेदारी व्यवस्था थी, जिसके कारण क्या था, जो हमारे पास जो उच्च कर भुगतान जो था वो केवल किस में दिया जाता, कि जो भी टैक्स दिया जाता, जितने भी हाई टैक्स थे वो किसके लेन देन में होते, हमेशा कैश दिया जाता। मतलब ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम नहीं था, कि अगर किसी को, मतलब अगर मान लो कि मेरे पास गेहूं ज़्यादा हो गया तो मैं गवर्नमेंट को क्या दे देता, गेहूं दे देता। तो ऐसा कुछ नहीं था, आपको क्या हमेशा क्या देना पड़ेगा, पैसे ही देने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं दे सकते आप। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, पैसा ही देना पड़ेगा। और इसके जो हमारे जो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके चक्कर में जो किसान थे वो साहूकार के चुंगल में फंसते गए, कि साहूकारों की समस्या जो थी वो उनके चंगुल में किसान फंसते गए, क्योंकि उनको पैसा चुकाने के लिए क्या था कि मतलब अब किसी के पास मान लो कि मतलब किसी को पैसा देना है तो वो साहूकार से पैसा लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वो अपना मतलब जो उसका अनाज है, मान लो कि अगर यहाँ पे वो उसके अनाज को 50 रुपये में खरीद लेगा, और आगे जो साहूकार है उसी अनाज को फिर दोबारा दूसरे बेचना होगा तो वो 100 रुपये का बेचेगा। तो इसी चक्कर में ये जो सिस्टम था, इसी तरह किसान इस चक्कर में बुरी तरह परेशान होते रहे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम था, रोटबारी जो सिस्टम था, ये हमारे पास, मैंने आपको सारे ही सिस्टम पढ़ा दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको सिस्टम पढ़ाए ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारे पास जितने भी ये वीडियोज़ हुई हैं उनको ध्यानपूर्वक देखें। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तो ही आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, थैंक यू।